देखिए, ये एग्ज़ाम का जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ेज़ जो है, जो हॉलमार्क है, वो वही है, इट टेस्ट्स योर कैरेक्टर, इट टेस्ट्स योर परसेवरेंस। Hello and welcome. Becoming an IPS officer is a dream career for many. और आज इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आईपीएस आरिफ शेख। वेलकम सर। थैंक यू। सर, इंटरव्यू चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटरव्यू इज़ ये इंटरव्यू जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं हुँ, उनके लिए गाइड की तरह काम करे, राइट? तो सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपका आईपीएस बनने का सफ़र कैसा था और कब आपको रियलाइज़ हुआ कि मुझे आईपीएस बनना है? देखिए, सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से ही था कि मुझे एक पुलिस ऑफ़िसर बनना है। अब आईपीएस बनना है, क्या बनना है, ये तो धीरे-धीरे समझ में आया। लेकिन बचपन से मेरा जो अपब्रिंगिंग हुआ है, एक पुलिस फैमिली में हुआ है। आई एम 4th जनरेशन पुलिसमैन, लाइक माय ओके, ग्रेट दैट्स ग्रैंडफ़ादर, माय फादर, everybody was in police. So that was always in subconscious mind that sooner or later I'll get into police service. राइट। मेरा अपब्रिंगिंग पुलिस लाइंस में हुआ है, तो हमेशा मतलब पुलिस से ही मैं सराउंडेड रहता था। दोस्त जो थे उनके फादर पुलिस में, सब लोग पुलिस में थे। एक रेजिमेंटेशन टाइप का था। हम लोग खेलने भी जाते थे पुलिस ग्राउंड में, तो वहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग होते रहती थी। ओके, तो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में था, डीप इनसाइड माय माइंड, कि पुलिस में तो जाना ही है मुझे। लेकिन पता नहीं था मुझे क्या करना है। तो 10th मैंने बम्बई से किया, उसके ओके, बाद फिर मैं पुणे चला गया, पुणे में इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद आई गॉट इनटू एचसीएल टेक्नोलॉजीज़, कैंपस प्लेसमेंट में ही हो गया मेरा, एंड आई दैट्स स्टार्टेड नाइस। वर्किंग इन एचसीएल टेक्नोलॉजीज़। ओके, और उसके बाद में ये हुआ कि somehow I was not very much happy with the job in a private sector. I always thought कि I should explore other options too. So like I was already told, in my deep subconscious mind, I had this thought कि मुझे आईपीएस बनना है। तो मैंने मेरी जो भी इच्छा थी वो मेरे फादर को बताई। तो फादर ने मुझे बोला, ठीक है तुमको करना है तो यू गिव इट अ चांस। तो ओके, मैंने मेरी नौकरी छोड़ दी और मैंने 1 साल जो है पूरा प्रिपेयर किया। और मेरे फादर ने बोला था कि तुम सिर्फ़ एक ही अटेम्प्ट देना, ओके, क्योंकि एक्चुअली फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी ठीक नहीं थी घर की, और मेरे भाई-बहन पढ़ रहे थे। तो उन्होंने बोला था, क्योंकि सैलरी काफ़ी अच्छी मिल रही थी ओके, मुझको, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं एक ही बार दूँगा करके उनसे वादा किया, मैं एक ही साल पढ़ाई करूँगा और दूँगा। तो इट वाज़ लाइक अ चैलेंज बिफोर मी। ओके, तो मैंने एक ही साल पढ़ाई की और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया। आई गॉट 94th रैंक और आई गॉट इनटू आईपीएस। दैट्स अमेजिंग। तो मतलब लाइफ ने मुझे हर स्टेज पे जो है, लाइफ ने खुद ब खुद ऐसे इंडिकेशंस दिए, ऐसे साइंस दिए कि ये करना है। तो हमेशा से मेरी एक फ़िलॉसफ़ी बनी है लाइफ की कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, क्योंकि उसमें ऊपर वाले की इच्छा होती है। तो सही हमेशा से बात है। मेरी ये फ़िलॉसफ़ी रही है लाइफ की, ओके, और उसी के तहत मैं फिर आईपीएस बन गया और यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। दैट्स एन जी। अमेजिंग स्टोरी सर। एंड सर, यूपीएससी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स, ऐसा हमने सुना है। एंड कितने स्टेजेस में सर ये एग्ज़ाम होता है? और जो एस्पिरेंट्स हैं, किस तरीके से वो प्रिपेयर करें कि चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस आर मोर? ये एग्ज़ाम जो है, ये 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले प्रीलिम एग्ज़ाम होती है, फिर मेंस एग्ज़ाम होती है, और फिर फाइनल एक इंटरव्यू स्टेज होता है। तो प्रीलिम्स में करीब ऑल ओवर इंडिया करीब 5 लाख के आसपास लोग अपीयर होते हैं। ओके, और फाइनली मेंस में जो है 10-12 हज़ार के आसपास सिलेक्ट होते हैं। और फाइनली जो है जो सिविल सर्विसेज में करीब 700-800 इस टाइप के ही सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन का परसेंटेज काफ़ी इसमें कम है। तो इस वजह से इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन वर्ल्ड, ऐसे माना जाता है। ओके, तरह-तरह की भ्रांतियाँ भी पैदा हुई हैं कि इंटरव्यू में आपको ये पूछते हैं कि आप कितने सीढ़ियाँ चढ़ के चले आए, आए ये हैं। क्या है? तो ये सब ऐसी हवा-हवाई राइट, बातें हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। ओके, लेकिन हर एक स्टेज जो होता है इस एग्ज़ाम का, वो आपकी पर्सनैलिटी को थॉरो चेक करता है, ओके, और आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ की, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन को, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को, ये पूरा वो जज करते हैं, और उसके बाद ही लाइक यू गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन। जैसे प्रीलिम में होता है कि आपको एक छोटे ड्यूरेशन में
आपको क्विक रिस्पॉन्स कर देना होता है, इट इज़ लाइक ऑब्जेक्टिव। मेंस में आपको आपके एनालिटिकल स्किल्स जो हैं वो पूरे बताने होते हैं लॉन्ग आंसर्स के थ्रू, और इंटरव्यू में फाइनली आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस है, ये देखा जाता है। तो कुल मिला के ये सभी पैरामीटर्स मेजर करने के बाद ही वन गेट्स इनटू सिविल सर्विसेज। एंड सर जो प्रिपेयर कर रहे हैं ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन स्टेज, कुछ टिप्स होते हैं या सबका अपना अपना तरीका होता है? देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स कि अगर इनको हम फॉलो करते हैं तो चांसेस है कि स्टूडेंट गेट थ्रू हो जाए। देखिए यूपीएससी का जो हॉलमार्क है वो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, इसीलिए यूपीएससी को अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन बोलते हैं। ओके। क्योंकि वो कभी भी अपने आप को टाइपकास्ट नहीं करता। जब भी ऐसे लगता है कि एक ट्रेंड बन रहा है, वो तुरंत उस ट्रेंड को तोड़ देता है। इसी वजह से ये सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है। जैसे हमारे टाइम पे जो था, ये एग्जाम का पैटर्न अलग था। अभी का जो पैटर्न है वो टोटली अलग है, इट इज़ ऑल जीएस बेस्ड। तो ये पैटर्न जो है और थोड़ा टफ हो गया है। पहले जो थे 2 ऑप्शनल थे, अभी एक ही ऑप्शनल है। तो कुल मिला के ये एग्जामिनेशन का पैटर्न है, लगातार चेंज होते रहता है, और स्टूडेंट्स जो है उनको अपने आप को अडेप्ट करना होता है, और वो टाइम भी बहुत कम रहता है अडेप्टेशन का। तो इसमें आपको अगर सक्सेस पाना है तो एक ही उसका सॉल्यूशन है कि हार्डवर्क करना है, और ना केवल हार्डवर्क करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। लाइक यू हैव टू वर्क वेरी वेरी स्मार्टली, क्योंकि इसका सिलेबस इतना ह्यूज है। जैसे बोलते हैं कि एवरीथिंग अंडर सन कैन बी कवर्ड इन दिस एग्जामिनेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइक यू हैव टू सेट अ सिलेबस फॉर योरसेल्फ। मान लो कि सिलेबस में 100 चीज़ें हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कवर ऑल दिस 100 थिंग्स। लेकिन मान लो आपने अपना सिलेबस सेट किया और आपने मान लो 50% ही सिलेबस किया, यू शुड बी थॉरो विद दैट 50%। मतलब आपका ये होना चाहिए कि अगर वो 50 में से कुछ आता है तो आप फोड़ दोगे उसको। तब फिर आपको ये प्ली नहीं चाहिए कि नहीं मैंने तो ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो दैट इज कॉल्ड एज स्मार्ट वर्क। लाइक यू हैव टू एसेस, और उसका एक ही मतलब सॉल्यूशन है कि आप क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करो। वंस यू एनालाइज क्वेश्चन एंड यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क एंड व्हाई दे आर गोइंग टू आस्क दोस क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि लाइक क्लियरिंग दिस एग्जाम इज वेरी वेरी इजी। क्योंकि आपको अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा है एग्जामिनर ने, तो ऑटोमेटिकली यू कैन प्रेडिक्ट कि क्वेश्चन क्या आने वाले हैं। और देखिए यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन आता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रेलेवेंस होता है, वो करंट इवेंट्स में होता है, या उसके कुछ कुछ रेमिफिकेशन इंटरनेशनल डोमेन में, या फिर कहीं ना कहीं उसको आपने सुना है, पढ़ा है न्यूज़ में, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वो कनेक्टेड रहेगा। तो दैट्स वाई यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर कि आपके आसपास क्या चल रहा है, एंड यू हैव टू कोरिलेट इट विथ योर सिलेबस, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। केस स्टडीज आपको बनाने होते हैं, आपको लाइव एग्जाम्पल्स देने होते हैं, तब आपका जो आंसर होता है वो और रेलेवेंट होता है, इट विल फेच यू मोर मार्क्स। आप नॉर्मली थियोरेटिकल आंसर लिखोगे तो कुछ उसका आपको मिलने वाला नहीं। यू हैव टू मेक योर आंसर्स रेलेवेंट। एंड सर जैसा आपने बताया, आपने 1 साल बस तैयारी करी और यू वर एबल टू गेट थ्रू। सो क्या 1 साल 1 ईयर इज इनफ? आई हैव हर्ड कि लोग 5-5 6-6 साल कई अटेम्प्ट तक लगे रहते हैं। तो इसका भी ये भी अनप्रेडिक्टेबल है, या कुछ जो मुझे स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर कुछ तो सोच के जाएं बैकग्राउंड में, ये जानना चाहता हूँ। मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए लक की ज़रूरत है। बिल्कुल लक की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि द मोर हार्ड यू वर्क द मोर लकीयर यू गेट। और मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लोग जो है ना इस एग्ज़ाम को बस पहले बार मैं प्रीलिम दूंगा, सेकेंड बार देखते हैं, फिर मेंस दूंगा और फिर इंटरव्यू दूंगा। तो ये मतलब 5 ईयर प्लानिंग टाइप का वो लोग बना के इस एग्ज़ाम को देते हैं। ये एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम के तौर पे लेना है, इसको अपने को क्लियर करना है और सिलेक्शन होना है। ये एकदम क्लैरिटी क्लियर रहनी चाहिए। मतलब नॉर्मली लोग जो हैं जब प्रीलिम देंगे तब इंटरव्यू के बारे में सोचने लग जाते हैं कि मैं कौन से कलर का शर्ट पहनूंगा, मैं कौन से कलर की साड़ी पहनूंगी। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आज के दौर में रहना है, अपने को वर्तमान में रहना है और उसी पे फोकस करना है। प्रीलिम कर रहे हो तो प्रीलिम का ध्यान दो, मेंस दे रहे हो तो फिर ये मत सोचो कि मैं इंटरव्यू में क्या करूंगा और फेल हो गया तो प्रीलिम में क्या करूंगा, और जब इंटरव्यू दे रहे हो तो इंटरव्यू के ऊपर ध्यान दो। तो कुल मिला के वर्तमान में जीना है और 100% देना है। मुझे लगता है ये अगर सिंपल फंडा अगर रखेगा तो ये एग्जाम क्लियर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपका सजेशन है स्टेज वाइज, 1 स्टेज एट अ टाइम काम करता जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड सर, इज इट मैंडेटरी टू गो टू अ कोचिंग क्लासेस फॉर प्रिपरेशन, या सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं बच्चे? देखिए
मुझे ये लगता है कि कोचिंग क्लासेस जो हैं बेसिकली दे एड यू, मतलब मटेरियल वगैरह उन लोग अपडेटेड रखते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोचिंग का यूज़ तो होता है, लेकिन इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि जो कोचिंग में जाता है वही सिलेक्शन होता है। जैसे मैं दिल्ली कभी नहीं गया, आई नेवर वेंट टू दिल्ली फॉर प्रिपरेशंस। मैंने जो भी प्रिपरेशन की पुणे में की है, और आई वॉज लाइक हैप्पी विद दी ओवरऑल सिनारियो उधर। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अपने ऊपर है हम लोग कितना हार्डवर्क करते हैं और अपने आप को कैसे अपडेटेड रखते हैं। तो ये आपके ऊपर है, अगर चाहो तो दिल्ली जाओ या जो भी जाओ, या चाहे तो मत जाओ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोचिंग गए ही नहीं है फिर भी सिलेक्शन हुआ है। इट डिपेंड्स अपॉन यू। एंड सर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कई फेजेस ऐसे आते हैं कि यार वी फील लाइक गिविंग अप, कि अब नहीं हो पाएगा, तो उस समय स्टूडेंट्स अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें? देखिए, ये एग्ज़ाम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ जो है, जो हॉलमार्क है, वो वही है, इट टेस्ट योर कैरेक्टर, इट टेस्ट योर प्रिजर्वेंस। ऐसे बहुत बार मौके आते हैं जब आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं और आप टूट गए हो। मेरे साथ भी ऐसे बहुत बार हुआ, लेकिन हम लोग को कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को ही देखना है। यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, अपने आप के ऊपर फोकस करिए और अपने आप को मोटिवेटेड करिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ही आपको उजाला दिखेगा। और मुझे लगता है कि वंस यू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, ये एग्ज़ाम को क्लियर करना डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं जैसे कि बता रहा हूँ, ऐसे कुछ हुआ था, जैसे मेंस के प्रिपरेशन के दौरान करीब 10 दिन मेरे वेस्ट हुए थे, और मेंस के प्रिपरेशन में 2 महीने ही मिलते हैं सिर्फ, हमारे टाइम पे ऐसे था। तो 10 दिन बहुत बड़ी चीज़ थी और आई वॉज क्वाइट डिमोटिवेटेड, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा, ऊपर वाले का मतलब ध्यान किया और भरोसा रखा अपने आप पे और मेहनत की, एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो ऐसे कई मौके आएंगे, लेकिन भरोसा अपने आप पे रखना ज़रूरी है। सर अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम एग्जाम्स लेट्स गो टू द एक्चुअल प्रोफेशन। एवरी प्रोफेशन हैज़ चैलेंजेस, सो व्हाट आर द चैलेंजेस आफ्टर बिकमिंग एन आईपीएस ऑफिसर यू हैव फेस्ड, वर्क रिलेटेड चैलेंजेस? देखिए, आईपीएस इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब इन एंटायर इंडिया। लाइक आप डायरेक्टली कटिंग एज लेवल पे इन्वॉल्व होते हो, मतलब आम जनता से आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, और एक पुलिस का नेगेटिव परसेप्शन एक बाय डिफ़ॉल्ट है। तो लाइक यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल कि हाउ डिफरेंट यू आर। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और जैसे जैसे हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्राइम्स का पैटर्न भी चेंज हो रहा है। फ्रॉम ट्रेडिशनल क्राइम्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स साइबर क्राइम्स, बिटकॉइंस एंड क्रिप्टो करेंसी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो हमारे जो सबॉर्डिनेट स्टाफ हैं, दे आर नॉट वेल अडेप्ट टू ऑल दिस चेंजेस। अभी भी लाइक वी आर गवर्नड विथ पुलिस एक्ट ऑफ 1861। सो somehow like there is a gap between perception and reality। तो उस गैप को क्लोज करके एक्चुअल हम लोग को एग्जीक्यूट करना चीज़ों को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओनस पूरा आईपीएस ऑफिसर्स पे है कि हाउ यू मोटिवेट योर सबॉर्डिनेट्स, हाउ यू मोटिवेट देम, कंडक्ट बिहेवियरल ट्रेनिंग एंड मेक देम रेलेवेंट टुडे। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है, और बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लोग आपके ऊपर ट्रस्ट भी उतना ही करते हैं, दे लुक अप टू यू। तो उनके ट्रस्ट को हम लोग को अपहोल्ड करते करते हम लोगों को हमारे सबॉर्डिनेट स्टाफ को भी मोटिवेट करना है। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट बैलेंस है, उसको बैलेंस को मेंटेन करते हुए हम लोग को काम करना है। तो दिस इज द टफेस्ट चैलेंज। दैट्स रियली गुड, दैट्स रियल इनसाइट। हमारे लिए तो सर जो आम जनता है उसको ऐसे जो मूवी में देखते हैं वही लगता है कि वो दैट्स ओनली द ग्लैमर इज अटैच्ड। एंड सर लेट्स मूव to those students who after doing everything but there are chances they are not able to get through, and I have seen students getting depressed, stressed, और फिर वो जीवन भर उस चीज़ को अपने ऊपर लेके चलते, मतलब their entire life after that is affected by that कि मेरा नहीं हो पाया। उन स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि मेरी पूरी लाइफ जो है वो एक ही फिलॉसफी से गाइडेड है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जब मन का हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और अच्छा। मतलब हर समय पे मुझे ये ऐसे एग्जाम्पल्स मिले अपने आप के, बाकी के लोगों के बारे में भी। तो मुझे ये लगता है कि जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनको और बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि बाहर वो बेहतर काम करें। देखिए, पास्चर इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मैं अभी आईपीएस ऑफिसर हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज में था तो मेरे जो बैचमेट्स हैं वो अभी लाइक दे आर हेडिंग द कंट्रीज, लाइक कोई यूरोप का इंचार्ज है, कोई अमेरिका का इंचार्ज है, एंड दे आर अर्निंग क्वाइट हैंडसम मनी। तो कहीं ना कहीं ये लगता है, लेकिन दे ऑल्सो थिंक कि नहीं, आईपीएस ऑफिसर है तो पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी है। तो मैं
तो मेरे ऐसे बैचमेट्स जो हैं जो कि सिलेक्ट नहीं हुए हैं, वो दूसरे फील्ड में काफ़ी अच्छा नाम कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एटलीस्ट दे ट्राइड, दे शुड नॉट हैव दिस ग्रज कि ट्राई नहीं किया। ट्रू ट्रू। इसीलिए मैंने भी ये एग्ज़ाम इसीलिए दिया कि एटलीस्ट मैं ये ना बोल सकूं कि मैंने ट्राई नहीं किया। मैं इसीलिए एक ही अटेम्प्ट देना चाहता था और अपने आप तक संतुष्ट रहना चाहता था मैं कि चलो मैंने अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ ऊपर वाले की इच्छा यही है, हुआ ये भी ऊपर वाले की इच्छा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जहाँ पे हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है, अपने तरीके से वो नेशन बिल्डिंग में काफ़ी योगदान दे रहे हैं। तो इसमें डिप्रेशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो लोग ज़्यादातर ट्रेंड ऐसे आ रहा है कि लाइक गुड गवर्नेंस के ऊपर फोकस है। तो गुड गवर्नेंस के लिए यू नीड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज, यू कैन ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट योर पार्ट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो गुड गवर्नेंस के लिए लाइक दे आर पेइंग प्रॉपर अटेंशन, दे आर पेइंग टैक्सेस एंड दे आर लाइक लुकिंग फॉरवर्ड कि गवर्नेंस को कैसे बेहतर करें। तो मुझे लगता है एवरीबडी इज प्लेइंग देयर पार्ट। एंड सर, बच्चों के करियर डिसीजन मेकिंग में पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, एंड आई थिंक फैमिली सपोर्ट इज नीडेड एट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो उन पेरेंट्स जिनके बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा, उन पेरेंट्स के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स ने कभी फोर्स नहीं करना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर कि ये फलाना करो ढकाना करो करके, ठीक है। मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा फोर्स नहीं किया। पिताजी ज़रूर बोलते कि तुमको ऑफिसर बनना है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इम्बाइब करो, वो अलग बात है, लेकिन कभी ऐसा फोर्स नहीं किया कि ये करो वो करो करके, ठीक है। जो भी डिसीजन था वो मेरा खुद का डिसीजन था और आई वॉज सोनली रिस्पॉन्सिबल, उसका जो भी आउटकम आता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चा अभी 5th में नहीं गया, वो बोलते हैं यूपीएससी की तैयारी शुरू करो, तो ये मतलब प्रीपोस्टरस है एकदम। तो लाइक मेरा ये मानना है कि एवरीथिंग शुड बी गिवन अ टाइम। लाइक मुझे लगता है कि एक बार 12th हो जाए, 12th के बाद मैं मेरा एग्जांपल दूंगा। लाइक मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था एंड आई वाज जीरो इन जनरल नॉलेज एट दैट टाइम। Oh my God. आई वाज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। मतलब जीके क्विजेस होते थे तो आई कुड नॉट आंसर एनीथिंग। तो तब जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे, बर्तरोस गली करके एक थे। Okay. तो आई वाज नॉट अवेयर कि ये है, बता। तो पीपल मेड फन ऑफ मी, यार तेरे को सिविल सर्विसेज करनी, तेरे को ये नहीं आता। बट आई यूज्ड टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन जीएस इन सिविल सर्विसेज बिकॉज दैट इज अ टोटल डिफरेंट बॉल गेम, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि आपको एग्जाम क्लियर करनी है और उसके लिए ज़रूरी नहीं, हाँ एक माइंडसेट बनना ज़रूरी है, एक पॉजिटिव वाइब्रेंट माइंड बनने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, इंग्लिश इंप्रूव कीजिए, वो अलग बात है। लेकिन फोर्स करना किसी को यूपीएससी करना है, ये सही बात नहीं। मुझे लगता है कि जब वो ग्रेजुएशन शुरू करता है तब उसका बेंट ऑफ माइंड अगर होता है तो देन ही कैन ऑलवेज स्टार्ट प्रिपेयरिंग। लेकिन 5th से 10th से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बार ग्रेजुएशन में आता है, उसका अगर इंटरेस्ट है तो कि ही कैन और शी कैन ऑलवेज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। और 3 years इज मोर देन सफिशिएंट साइड बाय साइड करने में, एंड लाइक 1 year ऑफ सीरियस हार्ड वर्क एंड दे कैन गेट क्लियर। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। एक छोटे स्पैन में आपने सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जो मेरे स्टूडेंट्स चाहते हैं। एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस मेरे नहीं हैं, उन बच्चों के हैं जो मेरे साथ काउंसलिंग में आते हैं और वो मेरे से पूछते हैं। एंड थैंक यू सो मच। और सर, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, आई कैन सी इट फुलफिलिंग कि यस, दिस इंटरव्यू विल वर्क एज अ गाइड टू दोज स्टूडेंट्स। और सर, जाते जाते फाइनल वर्ड्स टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये बोलूँगा कि जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बोला था कि फर्स्ट लीप फॉर मैन, जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, जो जब सबसे पहले वो मून पे चला था, उसी टाइप में यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू करना, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। बहुत लोग सिर्फ बोलते हैं कि मैं करूँगा या फिर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की तरफ ढूंढते रहते हैं कि क्या मिलेगा। ये सब छोड़ दीजिए, सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। किताब में आप लिखिए आई हैव स्टार्टेड यूपीएससी प्रिपरेशन, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। बिलीव इन योर सेल्फ, सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है, डोंट बिलीव व्हाट अदर पीपल आर टेलिंग। देयर विल बी मैनी डिस्ट्रैक्टर्स जो कि बोलेंगे यार ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, कुछ नहीं होगा। आई हैड माई शेयर ऑफ सच काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। आपको बिल्कुल इसके लिए ज़रूरत नहीं है तकलीफ मतलब करने की, आप उनको छोड़ दीजिए, आप अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। जो भी है अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने माँ बाप पर भरोसा रखिए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन तो शुरू करते हैं लेकिन अपने पेरेंट्स को मतलब ऐसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरा प्रीलिम क्लियर हो गया।
तो कृपया करके ये धोखा मत करिए, या अपने आप से आप धोखा कर रहे हो। और लास्ट और सबसे फॉरमोस्ट मैं बोलूँगा कि अगर सिलेक्शन होता है तो अच्छा है, नहीं होता तो भी अच्छा है। मन का हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि इसमें ऊपर वाले की इच्छा है। बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, मतलब वर्ल्ड जो है बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है आपके अलग अलग प्रोफेशंस आपको दिखाने के लिए या आपकी ज़िंदगी जीने के लिए। सिविल सर्विसेज एकमात्र उसमें है चीज़, बाकी के भी बहुत सारे हैं। तो जो भी करिएगा दिल से करिएगा, और मुझे लगता है कि आप सक्सेसफुल होगे जो भी आप डिसाइड करोगे। थैंक यू सो मच सर, एंड आई एम 100% श्योर ये बहुत इंस्पायरिंग रहने वाला है ये इंटरव्यू हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।